हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिडल ईस्ट कैसे एक जियोपॉलिटिकल सेंटर इवॉल्व होके आएगा 2025 के अंदर। आप सबको पता है कि जो मिडल ईस्ट है वो बिल्ड किया गया था अराउंड अरब वर्ल्ड, बट जब हम 2025 की बात करेंगे, जिस भी तरीके के जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हमने पास्ट में ऑब्जर्व किए हैं, विटनेस किए हैं, तो अब 2025 के अंदर कैसे नॉन अरब वर्ल्ड यानी नॉन अरब पावर्स जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस या फिर टेक ओवर करते हुए नजर आएंगी, राइट। चाहे से वो इजराइल हो, तुर्की हो या ईरान हो, हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सारे डायनेमिक्स आपके सामने रखूंगा, स्पेशली मैं बात करूंगा इजराइल, ईरान, तुर्की की, और क्या क्या सिचुएशन घट रही है इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, बेसिक से लेकर एडवांस। ऑब्वियसली बात है, हम एक पर्टिकुलर कंट्री को पकड़ के पूरा उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, जहां पे भी आप मेरे को जरूरत लगेगी मैं वहां पे आपको रेफरेंसेस देता हुआ नजर आऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट 2025, जहां पे जो अरब पावर्स हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इजिप्ट, और नॉन अरब पावर्स आपकी इजराइल, तुर्की और ईरान, इनके बीच में कैसे पॉलिटिकल डायनेमिक्स इवॉल्व होंगे आने वाले टाइम पे, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट जो था इट वॉज बिल्ड अराउंड द अरब वर्ल्ड ओनली। अगर मैं बात करूं तो बगदाद यानी कि जो कैपिटल है इराक की, और डेमस्कस जो कि कैपिटल है सीरिया की, ये हिस्टोरिकल सेंटर्स के रूप में जाने जाते थे व्हेन इट कम्स टू द अथॉरिटी यानी कि पावर। और 20th सेंचुरी में जब देखेंगे तो कायरो जो कि कैपिटल है इजिप्ट की, और बेरूट जो कि कैपिटल है लेबनान की, वो यहाँ के रीजन के कल्चरल कैपिटल जाने जाते थे। सो जब बात करेंगे पॉलिटिकल पावर्स की, तो उस टाइम पे इराक और साथ साथ में आपके सीरिया को होल्ड ज्यादा माना जाता था, और अगर आप कल्चरल कैपिटल की बात करेंगे तो कायरो और बेरूट को ज्यादा माना जाता था। बट धीरे धीरे इनकी पावर्स डिक्लाइन होती गई, और ये जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है ऑयल और गैस वेल्थ सऊदी अरेबिया और गल्फ का, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, राइट। सऊदी अरेबिया आपको पता है, गल्फ नेशंस वो नेशंस हैं जो कि लोकेटेड है पर्शियन गल्फ पे, साथ साथ में जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसके मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल बहरीन, कुवैत और ओमान, बहुत सारे, यमन, राइट। बट अब टाइम के साथ में जो पावरफुल कंट्रीज इमर्ज होके आ रही है मिडल ईस्ट के अंदर, वो हैं इजराइल, तुर्की एंड ईरान, एंड दे ऑल आर नॉन अरब नेशंस। मैं बात करूंगा कि मिडल ईस्ट क्या है, मिडल ईस्ट के रीजन में कौन सी चीजें आती हैं, फिर उसके बाद में अरब वर्ल्ड, नॉन अरब वर्ल्ड, उन सारों के बारे में बात करता हुआ नजर आऊंगा। सो प्लीज आप मेरे साथ में बने रहिए। बट बात यहां पे ये है कि ये जो तीन नॉन अरब पावर्स हैं, दे आर सर्विंग बाय एजिंग वॉर हॉर्सेस, मतलब कि जिनको काफी टाइम हो चुका है एज अ लीडर इन दिस रेस्पेक्टिव कंट्रीज, चाहे से इजराइल के नेतान्याहू हो, तुर्की के एर्दोगन हो, या फिर ईरान के खमेनेई हो, जो कि 35 साल से सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। और इजराइल में बात करेंगे तो वो 17 साल से पीएम है, और एर्दोगन की बात करेंगे तो वो 22 ईयर्स से हैं, राइट। तो आगे जानने से पहले कि मिडिल ईस्ट क्या है, किससे बनता है, अरब वर्ल्ड क्या है, नॉन अरब वर्ल्ड क्या है, कैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है इन तीन पर्टिकुलर नॉन अरब वर्ल्ड के अंदर, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही अफोर्डेबल स्कॉलरशिप, जिसमें कि आप फ्लैट 60% ऑफ पा सकते हैं, और उसके साथ में है अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का कहने का मतलब है कि अगर आप 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं और आप किसी कारणवश 2026 का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको मिलेगा 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। बाकी कोचिंग में आप 1 साल का पैसा देते हैं, और उसके बाद में अगर आपका पैसा खत्म तो आपका टेन्योर खत्म, जो भी कोचिंग का टाइम पीरियड है। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा देते हैं, उसके बाद में भी हम आपको 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन देंगे। अगर आप एडमिट कार्ड, कुछ कंडीशंस है, एडमिट कार्ड को टाइम से पहले सबमिट करना पड़ेगा, 400 प्लस आवर्स आपको ऐप पे बितानी पड़ेंगी, और साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 25 लाइव प्रीलिम्स टेस्ट देने पड़ेंगे, और 15 आपको मेंस टेस्ट देने पड़ेंगे, राइट। ये सारी कंडीशंस हैं, और इसको मैक्सिमम अवेल करना है तो आपको UV50 जो है वो कोड यूज करना पड़ेगा, भूलिएगा मत। मैक्सिमम डिस्काउंट यहीं पे होगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। और अगर आप 2025 में प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम कंप्लीट सिलेबस कवरेज है जीएस और सीसैट का, 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। तो अब मानते हैं, बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट एक जियोपॉलिटिकल रीजन है, यानी कि एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो कि बना हुआ है आपके अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला,
दूसरा आपका है लेवांट रीजन, लेवांट रीजन, ठीक है। और तीसरा आपका है जिसमें आपके आ जाएंगे तुर्की, राइट, इजराइल, राइट, ईरान, राइट, एंड इराक, राइट। तो अरेबियन पेनिनसुला की जब मैं बात करता हूं तो आप ये देख सकते हैं जहां पे मार्क मैं कर रहा हूं, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, है ना। तो इसमें आपको कुवैत दिखेगा, सऊदी अरेबिया दिखेगा, यमन दिखेगा, यूएई दिखेगा, ओमान दिखेगा, बहरीन दिखेगा, कतर दिखेगा, है ना। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो गया। उसके बाद में जब मैं लेवांट रीजन की बात करता हूं जो कि मेडिटेरियन सी के ईस्ट से टच है, राइट, तो इसमें आपका सीरिया, लेबनान, इजराइल, राइट, जॉर्डन, ये सारे जो है लेवांट रीजन के आते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि तुर्की, इजराइल, ईरान, ये सारे पार्ट हैं आपके मिडल ईस्ट रीजन के। होपफुली यू हैव गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट है जिसमें आप ये वाला रीजन देख सकते हैं, ये तुर्की है, ये सीरिया है, ये इराक है, ये ईरान है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, राइट। तो ये जो सारा रीजन है ये पूरा आपका मिडल ईस्ट के अंदर आता है, आपको ये पता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने देख लिया कि मिडल ईस्ट रीजन के अंदर, राइट, मिडल ईस्ट रीजन के अंदर कौन आता है, बट इसका नाम कहां से आया। तो अगर नाम की मैं बात करूं तो ये ब्रिटिशर्स ने अराउंड 19th सेंचुरी या लेट 1800s में ये नाम दिया था जब ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था। तो ब्रिटिश एम्पायर के लिए जो भी उनकी टेरिटरी से बियॉन्ड ईस्ट में हुआ करता था, जैसे कि उसे वो एशिया माना करते थे। बट ऑब्वियस सी बात है जब इस मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो इस मिडल ईस्ट को ये जो है मिडल ईस्ट को ये बीच में मानते हैं ऑफ मिडल ऑफ यूरोप एंड एशिया, राइट, इसलिए इसका नाम मिडल ईस्ट पड़ा, राइट, आप समझ सकते हैं। और रफली इसमें नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एंड एरियाज अराउंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन सारे इंक्लूडेड हैं जो मैं आपको पीछे मैप्स में दिखा चुका हूं। ये मिडल ईस्ट की बात हो गई। अगर मैं मिडल ईस्ट की कुछ मेजर सिटीज की बात करूं जो कि बहुत वाइब्रेंट है, तो आप देखेंगे बगदाद है, इराक है, जेरूसलम है, इजराइल है, अमान है, सऊदी अरेबिया, तेहरान, ये सारी की सारी बहुत ही मेजर सिटीज हैं जहां आपके जो ज़्यादा वाइब्रेंट भी हैं, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अब जो मोस्ट अरब वर्ल्ड है उसमें 22 कंट्री हैं। अब अरब वर्ल्ड कौन से? अरब वर्ल्ड में उन देश के समूह को कहता हूं जहां पे प्रीडोमिनेंटली या फिर प्रोमिनेंटली मुख्यतः रूप से अरेबिक लैंग्वेज का यूज होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने हैं, यहाँ पे अरेबिक ट्रेडिशंस, अरब ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया जाता है। अगर आप पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो सारे तरीके से ये जो वर्ल्ड है अरब वर्ल्ड कहलाता है। इसमें 22 कंट्रीज हैं जो कि ज्यादातर पार्ट है अरब लीग का भी। तो आप इसमें देखेंगे इजिप्ट है, नॉर्थ अफ्रीका की जब मैं बात कर रहा हूँ, लीबिया है, तुनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, ये सारे देख सकते हैं। साथ साथ में वेस्टर्न सहारा को भी माना जाता है जिसको डिस्प्यूटेड माना जाता है और कंसीडर किया जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड बाय सम, राइट। वैसे ही लेवांट जो मैं आपको बता चुका हूं, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, पैलेस्टीन है। अब ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, बट अभी भी ये एक डिस्प्यूटेड और कंटेस्टेड रीजन है। जैसा आपको पता है इजराइल और पैलेस्टीन का इशू काफी टाइम से चले आ रहा है। और फिर बात करते हैं हम अरेबियन पेनिनसुला की, जो मैं बात कर चुका हूं, जो मैं आपको दिखा चुका हूं, राइट। वो ये भी अरब वर्ल्ड का पार्ट है जिसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, ये सारे के सारे आते हैं। वाइल इराक को जो है समटाइम्स अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं, मतलब समटाइम्स एज पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज का प्रीडोमिनेंस मुख्यतः तौर पे देखा जाता है, राइट। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो आपको समझ में आया कि मिडल ईस्ट 2025 में कैसे इवॉल्व होने वाला है और कैसे जो नॉन अरब वर्ल्ड है यानी नॉन अरब पावर्स हैं वो अपर हैंड लेती हुई नजर आएंगी, अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाती हुई नजर आएंगी एज कंपेयर टू अरब वर्ल्ड। मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट में, राइट, मिडिल ईस्ट में आपको बताया, मैंने अच्छे तरीके से बताया मिडिल ईस्ट क्या है, फिर मैंने आपको बताया अरब वर्ल्ड क्या है, फिर मैंने आपको बताया नॉन अरब वर्ल्ड क्या है और कैसे नॉन अरब वर्ल्ड के जो नेशंस हैं वो अरब वर्ल्ड के नेशंस पे या फिर अरेबियन नेशन, अरब नेशंस पे ओवर पावर या फिर उनको इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आएंगे। तो पहले हम बात करेंगे इजराइल की। तो जब हमास ने अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल के अंदर इन्वेड करके जब अटैक किया तो उसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि इजराइल की आर्म फोर्सेस और जो उनकी इंटेलिजेंस थी दे हैव रिकवर्ड क्विकली फॉर इट, और उन्होंने काफी सारे एक्शंस लिए। ना खाली हमास के ऊपर एक्शंस लिए बट बाकी जो ग्रुप्स थे, जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उसके ऊपर भी लिए, चाहे से वो यमन में हाउदीज हो या फिर वो लेबनान वाले हिजबुल्लाह हो। ये सारे के सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिए गए। बट इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतान्याहू, उनको जो उनके वेस्टर्न सपोर्ट है या जो वेस्टर्न एलीज हैं वो साफ साफ ये एडवाइस देते हुए नजर आए थे कि आपका जो मेन एम्फोसिस होना चाहिए या मेन आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए सिविलियन लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट उसके बाद में जब उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी पावर्स थी, जैसे कि जैसे ईरान की पावर थी या जो इनके प्रॉक्सीज थे, उनको तो उन्होंने वीकन किया, कमजोर किया, बट वेस्ट का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है।
अब आपको ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप देखिए, ये यहां पे है ईरान, वेट अ सेकंड, ये यहां पे है ईरान, राइट, और यहां पे आपको मिलेगा इजराइल। और आप इजराइल में देखेंगे तो जो ये येलो वाला पार्ट है ये आपका लेबनान में आपका हिजबुल्लाह जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है वो आपको मिलेगा। यमन में जहां पे आपको हौदीज मिलेंगे, राइट, और ईरान है। और उसके बाद में जो मैंने आपको हमास बोला, तो हमास आपको मिलेगा गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी पे। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हुए नजर आते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ये एक तरीके का जियोपॉलिटिकल अलायंस है, राइट, इट इज अ जियोपॉलिटिकल अलायंस जो कि प्रीडोमिनेटली मुख्यतः लेड किया जाता है ईरान के द्वारा। अब इसमें ईरान भी थे, इसमें सीरिया भी थे, जब बशर अल असद जो है वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे उस टाइम पे, तो वो भी थे, और साथ साथ में ये सारे ग्रुप्स हैं। इनका मकसद ये है कि हम काउंटर करें, हम अपोज करें किसी भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, स्पेशली यूएस और यूएस के जितने भी एलाइज हैं उसमें इजराइल भी आता है और बाकी कोई एलाइज में है। तो इसलिए ईरान जो है वो हमेशा से अपोज करता हुआ आया है यूएस का और यूएस के अलाइज का, जिसमें इजराइल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसलिए आपको पता चलेगा और आपने नोटिस भी किया होगा कि ईरान ने इन सारे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को वीक करने की कोशिश करी, बट जब से इजराइल हमास वॉर छिड़ा है इजराइल ने इन सारी पावर्स को वीक कर दिया और ईरान की पावर भी कहीं ना कहीं, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं जिस तरीके से पॉलिटिकली वीक होते हुए नजर आ रहे हैं और आप कह सकते हो फिजिकली भी वीक नजर आते हुए, और जो उनकी पावर थी उनका भी दबदबा अब हमें कम देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि अलायंस में कौन कौन है। आपका ईरान है जो कि मेन लीडर है, सीरिया पर्टिकुलरली जब बशर अल असद की सरकार थी, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सारे के सारे थे। बट आपको जैसे मैंने बताया इजराइल ने जिस तरीके से काउंटर किया है इन ग्रुप्स को, और सीरिया में जब से सिविल वॉर के बाद में बशर अल असद की सरकार गिरी है तो कहीं ना कहीं ईरान जो है वो पॉलिटिकली भी वीक हो चुका है और जो उनके लीडर हैं वो काफी टाइम से सर्व कर रहे हैं और वो भी फिजिकली वीक हैं। तो अब इजराइल की क्या स्ट्रेटेजी है पैलेस्टीन के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इजराइल जो है वो पैलेस्टीन के साथ में कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी कि इस इशू को रिजॉल्व करने के मूड में अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और आप देखोगे कि इनका मकसद ये है कि ये गाजा को ऑक्यूपाई कर ले और धीरे धीरे जो ये लोग हैं पैलेस्टीनियंस को पुश कर दे इजिप्ट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बैंक के अंदर और ज्यादा लैंड अपने हिस्से में मिला ले। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले 1-2 सालों में तो आप इस रिजोल्यूशन को नहीं देखेंगे, पैलेस्टीनियन जो मुद्दा है वो खत्म नहीं होगा और ना ही कोई इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट आप देखते हुए नजर पाएंगे। अब किस तरीके से ईरान की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नॉन अरब पावर्स की। हम इजराइल की बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं ईरान की। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ईरान की पॉलिटिकली पोजीशन वीक हो रही है, जैसे इजराइल ने हमास, हौदीज और हिजबुल्लाह पे अटैक किया, या फिर जिस तरीके से जो सीरिया की जो सरकार थी अंडर बशर अल असद जो सपोर्ट कर रही थी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, वो भी गिर चुकी है। तो अब आयतुल्लाह जो खमेनी हैं जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो 35 साल से सर्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी और फिजिकली भी वीक है। और कहा जा रहा है कि एज ए सक्सेसर ईरान के अंदर उनके बेटे मोस्तबा आते हुए नजर आएंगे। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जब सीरिया में बशर अल असद यानी कि उनके जो पापा थे हफीज अल असद की जब सरकार थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए, बहुत ज्यादा स्कार्स थे, टफ लेसन्स उनके लिए रहे, तब जाके उन्होंने अपनी सरकार बनाई। हाँ, वो रूथलेस लीडर थे, बट उन्हें पता था कि अपनी पावर को कब लिमिट करना है और कब नेगोशिएशन पे जाना है। वही गलती हुई सीरिया में जो अभी प्रेजेंट सरकार थी सिविल वॉर के टाइम पे बशर अल असद की, उन्हें नहीं पता था कि अपनी पावर को कब लिमिट करना है और कब नेगोशिएशन पे जाना है, जिस वजह से इस सिविल वॉर के तहत सीरिया में उनकी सरकार गिरती हुई नजर आती है। सेम चीज आपको ईरान में भी देखने को मिल सकती है अगर आने वाले टाइम पे आयतुल्लाह खमेनी के जो बेटा है मोस्तबा, अगर वो सक्सेसर बनते हो, तो जिस तरीके से हमने बशर अल असद की फेल्ड लीडरशिप को देखा है। अब साथ साथ में ये भी बात है कि यूएस भी जो है वो ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता ईरान के ऊपर और ईरान भी ट्रस्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें डिले और चेंजेस देखने को मिलेंगे और कोई नेगोशिएशन नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं इजराइल इसका जरूर फायदा उठाएगा, बिकॉज ईरान ये कहता हो तो नजर आता है कि हम यूएस को मतलब यूएस की जो मांगे हैं वो मांगे जो हैं वो फुलफिल करेंगे, साथ साथ में हम जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। बट ये चीज सबको पता है कि कहीं ना कहीं, और इजराइल इसी बात पे आर्ग्यू करता हुआ नजर आता है यूएस के साथ में, कि जो ईरान है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को एक्सपेंड कर सकता है। तो इस वजह से यूएस जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर सकता है कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो अब सीरिया में क्या हुआ, सीरिया में आपको भी पता है कि जो असद की रजीम थी, बशर अल असद की रजीम, वो कोलैप्स हो चुकी है और अभी मौका है कि वहां पे एक बेटर सरकार बनाया जाए। जो वहां के लोग थे डिक्टेटरशिप के तहत,
उन लोगों को एक अच्छी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट रखा जाए, जैसे उनके डेवलपमेंट की बात हो, जैसे उनकी हेल्थ की बात हो, उनके फ्यूचर की बात हो। बट बात यह है कि तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन को बहुत इशू है सीरिया की कुर्दिश क्वेश्चन से। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, तुर्की के अंदर जो कुर्दिश पॉपुलेशन है इट इज अराउंड 15 to 20%, जो कि एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकली कल्चरली सप्रेस किया गया है, राइट, हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है, जिसको कि तुर्किश के जो प्रेसिडेंट है आपके एर्दोगन, वो साफ साफ ये कहते हैं कि इट्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है। बट जो कुर्दिश फाइटर्स हैं वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, और जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वो भी इनको फ्रीडम फाइटर्स ही मानती है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो सीरिया और इराक में भी फैली है। तो जिस तरीके से सीरिया में अभी सरकार गिरी है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता जो है वो तुर्किश प्रेसिडेंट के लिए भी है कि कहीं ये एक साथ इकट्ठे ना हो जाए, अपने आप को गैदर ना कर लें और फिर से जो कुर्दिश स्टेट की डिमांड है उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें सीरिया के डाइवर्स ग्रुप्स को वो इंक्लूड कर सके। सो तुर्की लाइक इजराइल गेन फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट अभी भी उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो इजराइल ने ये सिचुएशन को फायदा उठाया हो जिस तरीके से सीरिया में सरकार गिरी है, या फिर वो तुर्की। मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसमें सीरिया का भी बहुत बड़ा रोल था, और किस तरीके से तुर्की के अंदर जो कुर्दिश पॉपुलेशन है, ठीक है, और बाकी सीरिया के अंदर जो भी कुर्दिश पॉपुलेशन है सीरिया और इराक के अंदर, वो कहीं ना कहीं तुर्की के लिए भी खतरा बन सकती है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं फायदा तो है, बट अभी भी चैलेंज इन दोनों नेशंस के सामने है कि किस तरीके से इस पूरी अपॉर्चुनिटी को सीज किया जाए, राइट। तो अभी आपको पता है कि सीरिया के अंदर STS के जो लीडर है, कमांडर इन चीफ, वो हैं अहमद अल शरा, जो कि अभी केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। मैंने बोला वेयर आर द कुड्स, तो आपको समझना पड़ेगा तुर्की में ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुड्स दिखेंगे, सीरिया में दिखेंगे, और आपको इराक और ईरान में भी दिखेंगे। तो ये चीज आपके लिए थोड़ा रेफरेंस रहेगी। और तुर्किश के लीडर ने अभी रिसेंटली कहा है कि जो कुर्दिश लेड आर्म ग्रुप्स हैं वो सीरिया के अंदर हम एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर सीजिंग दिस अपॉर्चुनिटीज। जैसे सीरिया में सरकार गिरी, इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज कर दिया जो भी कुर्दिश लेड ग्रुप्स हैं हम उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं तुर्की अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। और कैसे तुर्की जो है अपने आप को इस रीजन में इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि तुर्की की पावर जो है अक्रॉस द रीजन आप देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, स्पेशली अफ्रीका के अंदर। अब सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं चाहते कि कोई नेशन इस्लामिक स्टेट बने विथ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ। होता क्या है कि जब भी कोई इस्लामिक स्टेट होता है वो ये चाहता है कि आसपास के रीजन जो है वो मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करे और वो उसको इंपोज करने की कोशिश करता है। बट यहां पे जिस तरीके से तुर्किश ने स्मार्टली पॉलिटिकल एक इस्लाम, मतलब ही हैज शोन दैट कि पॉलिटिकल इस्लाम कैसे सक्सीड कर सकता है अगर हम इस्लामिक स्टेट भी ना बने और हम कहीं पे इंपोज भी ना करें शरिया लॉ को। और आपको पता है कि जो तुर्की है दैट इज सेक्युलर रिपब्लिक, ठीक है, और ये जो है मॉडल सर्व कर सकता है बाकी पार्ट जो है मिडिल ईस्ट का, इंक्लूडिंग सीरिया में भी ऐसा किया जा सकता है जहां पे आप इंपोज ना करें। व्हाट शुड वेस्टर्न कंट्रीज डू अबाउट सीरिया? तो पहली चीज तो ये है कि सीरिया में जिस टाइप की अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो जो सैंक्शंस हैं वो रिमूव कर देने चाहिए। पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे रखी है वो लिफ्ट कर देनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए सीरियन ओपोजिशन को टू यूनाइट। तो जब बशर अल असद की सरकार थी, या फिर जो अभी सीरियन अपोजिशन में बात करूंगा, तो जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हों, जैसे मिलिट्री ग्रुप्स हों, या फिर एथनिक ग्रुप्स हों, जैसे वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हों, राइट, या फिर फ्री सीरियन आर्मी हो, या फिर वो HTS हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको यूनाइट करना चाहिए जिससे सीरिया में एक पीसफुल एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश किया जा सके और जो सिविल वॉर के इफेक्ट्स थे उसको धीरे धीरे कम किया जा सके। तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर सकती हैं? सैंक्शंस को रिमूव कर सकती हैं, टेररिस्ट डेजिग्नेशन को लिफ्ट कर सकती हैं और सपोर्ट कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी करंट स्ट्रेटजी है कि ये जो इस्लामिस्ट लीडर्स हैं उनको रेजिस्ट करते हुए नजर आते हैं, वो अगर स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की तो फिर सीरिया में और आसपास के रीजन में हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमें लीबिया में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला था और तुनिशिया के अंदर हमें राइज ऑफ न्यू डिक्टेटर देखने को मिला था। ये भी आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि हम ऐसी मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट नहीं करने चाहते हैं। और रिसेंटली यूएस ने क्या किया? यूएस ने अपने सैंक्शंस को सीरिया की रेबल लेड गवर्नमेंट में रिड्यूस कर दिया गया है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वो आसानी से ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी ये इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब डेंजर क्या था? डेंजर क्या है वेस्टर्न कंट्रीज का बीइंग टू कॉशियस इन सीरिया?
अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने टाइम पे स्टेप नहीं लिए, अगर वो हिचकिचाए, अगर वो स्लो हुए, तो हमें जैसे लीबिया में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला था और डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिली थी जब तुनिशिया में जब एक बार के लिए तो डेमोक्रेसी आई भी थी अरब स्प्रिंग के बाद में, बट उसके बाद में हमें राइज ऑफ अनदर डिक्टेटरशिप देखने को मिली। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर से ये रीजन जो है बहुत डिस्टेबलाइज हो जाएगा और जो यूएस के अलाइज हैं स्पेशली इजराइल, उसके लिए भी बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, राइट। तो होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे एंगल से मैंने कवर किया है कि मिडल ईस्ट कौन सा रीजन है, फिर उसके बाद में अरब पावर्स कौन सी हैं, अरब वर्ल्ड कौन सा है, नॉन अरब वर्ल्ड कौन सा है, उसमें कौन सी अरब पावर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कम करती हुई नजर आ रही हैं, और कौन सी ऐसी नॉन अरब पावर्स हैं जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, कैसे उनको फायदा हुआ। बाकी जो भी रेफरेंसेस मुझे देने थे मैंने आपको दे दिए हैं। होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन अगर आप अनअकैडमी में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप आगाज 2027 जिसमें कि मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। आरंभ 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, इग्नाइट 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, और शिखर 2026 जो कि हिंदी बैच है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, मेरा कोड है UV50। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ऑप्शनल बैचेस हैं, राइट, आप देख सकते हैं। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपको फ्री मॉक इंटरव्यू करने हैं तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए साथ साथ में। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।